सुलेशन का नशा, व्हाइटनर का नशा, जो छोटे बच्चे हैं ज्यादा मैं देखा हूँ कि वो सुलेशन का नशा कर रहे हैं। तो बट ये कैटेगरी डिसाइड है कि कौन किस प्रकार का नशा करेगा। कोई भी नशा है जो हमारे ब्रेन को ही नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले चीज, जो भी नशा लोग करते हैं वो ब्रेन को ही नुकसान पहुंचाता है, फिर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे HIV एड्स की बीमारी होती है, नशे के कारण भी होती है जी। बहुत सी बीमारियां, और बहुत से रोड एक्सीडेंट होते हैं, लीवर की वजह से लोग मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं। तो उनकी सारी बीमारियों का कारण नशा है। महिलाओं और पुरुषों में अंतर है कि महिला पी के घर के अंदर रह जाती है और बाहर हल्ला नहीं करती है, मगर पुरुष जब पीता है तो हंगामा करता है। दोनों में अंतर है। विथड्रॉल सिंड्रोम ऐसा होता है कि शरीर जब पेशेंट नशा छोड़ता है तो उसके शरीर में बहुत बीमारियां एक साथ प्रकट होती हैं छोड़ने पर। हाँ, छोड़ने पे। जैसे अभी उसको चिड़चिड़ापन एक आएगा, बीपी हाई हो जाएगी, शुगर लो हो सकता है, शुगर हाई हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसा होता है 24 घंटे उसको नींद ही ना आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ एहसास मेंटल हॉस्पिटल एंड एहसास नशा मुक्ति केंद्र, डॉक्टर सच्चिदानंद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो। धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप डायरेक्टर हैं एहसास नशा मुक्ति केंद्र के। नशा ये समाज में इस समय मुझे लगता है सबसे ज्यादा फैली हुई कुरीति है। तो सबसे पहले इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? मेरा एक विचार है ना कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब सबसे ज्यादा मैं युवाओं को फोकस करता हूँ। अगर जितने भी अपराध होते हैं समाज में, उसके पीछे कहीं ना कहीं नशा जिम्मेदार है। घर में जितने भी अहिंसा होती है उसके पीछे नशा जिम्मेदार है। बहुत से घर बर्बादी के कगार पहुंच जाते हैं, उसमें नशा जिम्मेदार है। और मैंने बहुत नज़दीक से देखता हूँ नशे को, इसलिए मैं नशे के खिलाफ मैं मुहिम चालू कर दिया हूँ कि भाई जो भी युवा नशे में जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक समय आकर बर्बाद होना ही होना है, तो उससे पहले जग जाओ। अच्छा, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादातर आपके एहसास नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं? देखिए, नशे का जो कोई एज ग्रुप नहीं होता, बट हमारे 14 साल से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं नशा करना जी। 14 साल से उम्र से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ऐसे बच्चे दिखने का है जो 10 साल के हैं और हर तक नशा स्टार्ट कर चुका है, कभी कभी ये दिखने को आया है। मगर 14 साल की एज से जो बच्चे आपके नए युवा बच्चे हैं, वो 14 साल की उम्र में स्टार्ट कर देते हैं, और कोई 20 साल की एज तक जाते जाते पूरी तरह हैबिचुअल हो जाता है नशे का। स्टडी है ये, ध्यान है ये कि बताता है कि 14 साल की उम्र में स्टार्ट करता है और 20 साल का तो इतना हैबिचुअल हो जाता है कि हर नशे का वो यूज कर लेता है जी। जैसा कि आपने कहा कि 14 साल के बच्चे से लेकर के एक आयु वर्ग तक लोग आते हैं, तो ये जो 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं, किस तरह का नशा करते हैं? ये हर तरह का नशा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शराब ही है। ये शराब तो आम है ना, जो आप हमेशा देखते हो, हर जगह देख रहे हो आप, मगर इससे पहले स्मैक भी है, गांजा भी है, भांग भी है। इससे अलग एक तरह नशा है जो सुलेशन है, सुलेशन का नशा, व्हाइटनर का नशा, जो छोटे बच्चे हैं ज्यादा मैं देखा हूँ कि वो सुलेशन का नशा कर रहे हैं। तो बट ये कैटेगरी डिसाइड है कि कौन किस प्रकार का नशा करेगा। मतलब कि शराब का नशा तो आम हो गया, मगर शराब की दुकान पे बच्चों को नशा नहीं मिल पाता है, वो एक ग्रुप के लोगों को मिल पाता है। और कुछ ऐसे नशा है जिनको बिना देखे ही दिए जाते, जैसे सिगरेट। पान की दुकान पे गया, दे दिया उसने, वो एज लिखा होता है, भैया 18 साल से कम लोगों को नहीं देना है, मगर वो भी दे देते हैं। गुटखा लिखा हो, गुटखा दे देता है, खैनी है वो खैनी दे देता है। ये जो एक वर्ड आपने कहा सोल्यूशन, ये क्या है? सुलेशन एक ऐसा नशा है, सुलेशन तो ये पंचर बनाने वाला ट्यूब होता है जो उसको लगा के, और उसको क्या होता है, वो सुलेशन होता है। किस तरह से उसे इनहेल करते हैं? उसको कई प्रकार से करते हैं, वो पॉलिथीन में रख के, और पूरा वो पॉलिथीन होती है, उस पॉलिथीन के अंदर पूरा ट्यूब करके और फिर उसको नाक से इनहेल करते हैं। किस तरह से नुकसान पहुंचाता है ये? देखिए कोई भी नशा है जो हमारे ब्रेन को ही नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले चीज, जो भी नशा लोग करते हैं वो ब्रेन को ही नुकसान पहुंचाता है, फिर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ब्रेन के जो हमारे रिसेप्टर होते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है, काबा रिसेप्टर उसको कंट्रोल कर लेता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति छीड़ कर देता है वो। तो जब किसी को सोचने समझने छेड़ हो जाएगी, वो व्यक्ति नशा जो कहेगा वो करेगा। इंसान नशे की लत लगती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो बाकी जाकर नशा कर लेता है। तो उसके लत में जाके इंसान को नींद आना कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, भूख लगना कम हो जाती है, काम में लगना मन लगना कम हो जाता है। तब ये सिर्फ ब्रेन का खेल है ना, शरीर से तो है नहीं, तो ब्रेन का खेल है। तो ब्रेन जब कंट्रोल में होगा तो शरीर को धीरे धीरे ऑर्गन पर भी असर पड़ना शुरू होता है, लीवर किडनी पर असर करना शुरू कर देता है, बीमारी शुरू हो जाती है। मैं जानना चाहूंगी, ज्यादातर जो नशा करते हैं अगर उनसे कारण पूछे तो हमें जितनी चीजें है ना, ये बहाने हैं इनके। जैसे हर व्यक्ति का क्या ठोस कारण क्या होता है जिसकी वजह से व्यक्ति नशे की तरफ उसका झुकाव होता है? जब देखा जाए ना कि कोई व्यक्ति नशा क्यों स्टार्ट किया, तो देखा जाए कि वो जब स्कूल में था, कॉलेज लाइफ में था, तो मौज मस्ती के लिए नशा स्टार्ट किया उसने जी। को पार्टी में जा गया तो नशा कर ले लगा, या फिर आज के जैसे बच्चे हैं कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग जाते समय बगल में देखा चाय की दुकान है, वहां जाके सिगरेट ले लिया, सिगरेट लाओ एक, तो वो ले लिया, सिगरेट पीने लगे। फिर
पार्टी में गए बच्चे, आजकल बहुत बच्चे इंटर करने के बाद वो दूसरे शहरों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ अलग एज ग्रुप मिल जाता है। तो वो एज ग्रुप क्या करता है कि अरे आओ आज एंजॉय करते हैं, आज पार्टी करते हैं, आज चलो आज खाना खाने जाते हैं, तो भाई सामने बियर आ गई तो बियर पी लिया, इंजॉय फोन के तरफ स्टार्ट किया। बट हमारी वो तो नहीं जानता, हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, उसको बाद में नीडी हो जाएगी। तो बॉडी भी हम एक्सेप्ट कर लेती है कि हमें नशा चाहिए। आपने जब ये एहसास नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की होगी तो एक क्या थॉट था, क्या कुछ ऐसा पर्सनल, कुछ व्यक्तिगत ऐसा नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, बट मैं पढ़ाई कर आसपास कुछ ऐसा? हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था MSW की, तो उस दौरान मैं नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जानता ही नहीं था। मैं पढ़ाई के दौरान ही मैं एक नशा मुक्ति केंद्र में प्रैक्टिस करने गया था लखनऊ में। तो वहाँ मैंने देखा कि नशे से पीड़ित लोग भी होते हैं। हमको तो नशे के बारे में पता ही नहीं था कि भाई शराब कोई और भी नशा होता है, बट मैंने देखा और मेरा दिमाग वही बना कि नहीं, इस पर मुझे काम करना है। क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर था, तो मैं उस पर काम करना था मुझे। पहले मैं HIV एड्स के मरीजों पर काम करता था, टीबी के रोग मरीजों पर काम करता था, बट एक अलग देखा है कि ये जो सबसे बड़ी जड़ है ना, हर जो से HIV एड्स की बीमारी होती है नशे के कारण भी होती है जी। बहुत सी बीमारियां, और बहुत से रोड एक्सीडेंट होते हैं, लीवर की वजह से लोग मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं, तो उनकी सारी बीमारियों का कारण नशा है जी। बहुत लोग ज्यादा धूम्रपान करने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, कैंसर भी हो रहा है, उसके पीछे भी नशा है। तो देखा जाए कि ये जो जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उसके पीछे नशा है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके पीछे नशा है, घर में हिंसा हो रही, घरेलू हिंसा हो रही, उसके पीछे नशा है। फिर कई चीजें देखा जाए तो बहुत कारण है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी कि अब भी चाहे वो पाश्चात्य का असर कह लीजिए, पाश्चात्य सभ्यता का या आधुनिकता, महिलाएं भी नशा कर रही हैं। मुझे लगता है पुरुषों के रेशियो में शायद पुरुष, देखिए दोनों में देखा है समानता ज्यादा है, बट अभी हम पूर्वांचल में रहते हैं, अभी हम पूर्वांचल है, अभी गोरखपुर धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो इधर यहाँ पे हमारी भारतीय संस्कृति ज्यादा है, महिलाएं घर में अंदर रहती है। जो महिलाएं बाहर निकल चुकी हैं और पश्चिम सभ्यता को ऑब्जर्व कर चुकी है, तो वहाँ पे अल्कोहल पीना उनके लिए आम चीज हो गई है। किट्टी पार्टी होती है, अब किट्टी पार्टी में गई तो बियर आ गया और सीजे बटका आ गया, वो पीती हैं और वो एंजॉय के लिए पीती हैं। बट महिलाओं और पुरुषों में अंतर है कि महिला पी के घर के अंदर रह जाती है, वो बाहर हल्ला नहीं करती है, मगर पुरुष जब पीता है तो हंगामा करता है। दोनों में अंतर है जी। ठीक है, तो बहुत से हम लोग महिलाओं के लिए कॉल आती है कि सर हमारा बेटी है बहुत नशा कर रही है, हमारी महिला नशा कर रही है, महिला मित्र नशा कर रही है, उसको छुड़ाना है छुड़ाना है। तो उसके लिए अब इंडिया में तो है कई जगह है, बट हमारे गोरखपुर में या यूपी में तो कहीं महिला नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है उनके लिए ट्रीटमेंट, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग होता है और सरकार की गाइडलाइन बिल्कुल अलग होती है, तो उसके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, उसमें कोई काम नहीं करता है। तो क्या कमी है जिसकी वजह से महिलाओं के लिए अभी ये नहीं है? मतलब गाइडलाइंस है ना, गाइडलाइंस है, बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि वो सरकारी गवर्नेंस चीजें होती है और प्राइवेट में कोई कर नहीं चाहता वो, क्योंकि उसमें बहुत चीज होते हैं ना, और फिर आर्थिक नुकसान और आर्थिक चीजें बोझ रहते हैं। अच्छा, अभी जैसे हमने बातें की कि अधिक समाज का एक बड़ा वर्ग नशा करता है, उस बड़े वर्ग की जो नशे का लती हो चुका है उसका अगर हम रेशियो देखें तो कितने लोग आपके पास नशा मुक्ति के लिए भर्ती किए जाते हैं? मतलब हमारे लोग 100 कॉल आई तो 50 लोग तो भर्ती होंगे, 50 लोग भर्ती होते हैं। हाँ। उसमें से कितने लोग होते हैं जो पूरी तरह से उससे मुक्त होकर बाहर निकलते हैं? पूरी तरह से ये नशा एक रिलैक्सेशन डिजीज है। जैसे एक व्यक्ति कोई एडिक्ट हो गया तो ताउम्र नशा नहीं छोड़ सकता है, ये पहले दिमाग में डाल लेना होता है लोगों को, डाल लेना, क्योंकि वो जैसे डायबिटीज और बीपी का पेशेंट, हार्ट का पेशेंट हो गया उसको ताउम्र दवा खानी है, उसी तरह नशे का मरीज हो गया वो लोगों को दिमाग में धारणा हो गया नशा मुक्ति केंद्र गया और नशा छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। उसको आपको नशा मुक्ति केंद्र गए वो ठीक कर दिया, आपको फॉलोअप के लिए बार बार आपको आना पड़ेगा डॉक्टर के पास। जैसे अब हर 2 महीने पे जाते हो ना आप, तो 2 महीने बाद, हर 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब भी उसको बुलाए डॉक्टर के पास जाना होगा आपको जी। क्योंकि जीवन फॉलोअप के लिए आप फॉलोअप बुलाते हैं हम लोग, आना है आपको। 15 दिन के बाद, पहली बार 15 दिन बाद बुलाते हैं, फिर 1 महीने बाद बुलाते हैं, फिर वो जीवन सवाल एक चीज होता है, जैसे गाड़ी एक बार बन के मिल गई तो उसको चलाना कैसे है, तो एक बार सर्विसिंग के लिए आओ। उसी तरह डायबिटीज के पेशेंट को भी बुलाया जाता है कि एक बार आप चेकअप के लिए आइए, तभी आप स्वस्थ रहोगे, नशे से दूर रहोगे। मगर इसमें एक अध्ययन हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक नशा छोड़ देता है तो उसको उम्मीद है कि अगले, मगर अगर कोई व्यक्ति 3 साल तक नशा छोड़ देता है तो 99% उम्मीद है कि वो हमेशा के लिए नशा
छोड़ देगा। मगर नशेड़ी का एक वो गुण होता है कि नशेड़ी एक नशा नहीं करता है, कई तरह का नशा करता है। जैसे अब शराब पीने वाला सिर्फ शराब का नशा नहीं कर रहा है, वो गुटखा भी खा रहा है, खैनी भी खा रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, ठीक है, मगर वो ध्यान किस पर रहता है, सिर्फ शराब पे रहता है, सिर्फ शराब पर रहकर शराब पी रहा है। तो लोग कहते हैं, मैं बोलता हूँ कि खैनी गुटखा भी तो खा रहा है, तो कह रहे वो कोई बेटर नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में सिगरेट, खैनी या गुटखा को नशा नहीं माना जाता है, कि वो सोशली एक्सेप्टेबल है जी, सोशली एक्सेप्ट, मगर शराब को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको नशे की श्रेणी में रखा गया, मगर शराब इसको नहीं माना गया। जितने लोग आपके पास आते हैं नशा मुक्ति के लिए, उसमें से कितने होते हैं जो शराब के अलावा बाकी नशा के से मुक्त होने के लिए आते हैं? नहीं, बहुत लोग हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ शराब के लिए, अलग अलग भी नशे के अवेयरनेस आ गई, लोग आते हैं नशा के लिए। बट क्या है ना, मैं अवेयरनेस तो आ गई है, बट किसी को हिम्मत नहीं करती है कि वो नशा मुक्ति केंद्र पे जाके या हमारे पास आके ये बोल सके कि मुझे नशा छोड़ना है, वो हिम्मत नहीं है ये लोगों को। अच्छा, बिल्कुल इस मुद्दे पे मैं आना चाह रही थी। जैसे एक व्यक्ति आया आपके पास नशा मुक्ति केंद्र में, बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से उसको कोई गंभीर बीमारी भी है, मान लेते हैं कि उसको कैंसर है, या कैंसर तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोई और उसके लीवर में प्रॉब्लम है या कुछ सीरियस है, आपने उसको भर्ती किया उसके नशा छुड़ाने के लिए, तो साथ में जो उसकी ट्रीटमेंट है वो क्या कंटिन्यू रह पाती है? हाँ, उसकी कंटिन्यू, उसके प्रोसेस बिल्कुल अलग है। पहले वो पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज है, नॉर्मल कैंसर तो दूर की बात है, कैंसर वाले मरीज को हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम होता है, जिससे पेशेंट आता है और हम लोग उसको भर्ती करते हैं। भर्ती करते दौरान अगर डायग्नोसिस हो गया, 2-4 दिन के अंदर डायग्नोसिस हो जाता है, भर्ती करने से पहले डायग्नोसिस करते हैं, बॉडी चेकअप करते हैं, और डायग्नोसिस हो गया कि उस पेशेंट को लीवर की दिक्कत है, या एचओपीटी बढ़ा हुआ है, या लीवर सिरोसिस की दिक्कत है, या बहुत सी दिक्कत है, या लीवर किडनी की दिक्कत हो गया, तो उस पेशेंट को तुरंत आईसीयू की जरूरत होती है। तो हम लोग रिफर कर देते हैं हॉस्पिटल के लिए। वो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाकर लीवर का ट्रीटमेंट पहले कराएगा, फिर आप उसको फिर देना हमारे पास करेंगे। यही प्रोसेस होता है ये, कि पहले वो लीवर का ट्रीटमेंट करा के फिर मेरे पास आए। अच्छा, दवाओं के कंटिन्यू रहने में वो आपके पास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है मेरे पास। पहले लीवर को हम, क्या होता है ना, जब नशा छुड़ाते हैं तो विड्रॉल सिंड्रोम स्टार्ट होता है। विड्रॉल सिंड्रोम एक ऐसा होता है कि शरीर, जब पेशेंट नशा छोड़ता है तो उसके शरीर में बहुत बीमारियां एक साथ प्रकट होती हैं छोड़ने पर। हाँ, छोड़ने पे, जैसे अभी उसको चिड़चिड़ापन एक होगा, बीपी हाई हो जाएगी, शुगर लो हो सकता है, शुगर हाई हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसा होता है 24 घंटे उसको नींद ही ना आए, 48 घंटा नींद ना आए, या हो सकता है कि खाए पिए नहीं, उसका लूज मोशन चालू हो सकता है, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसी बहुत सी बीमारी एक साथ खड़ी होती हैं। दवाएं इस कदर नशा इस हाँ बिल्कुल होता है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को एक बार आप ये क्लियर करें कि जब लोग भर्ती होते हैं नशा मुक्ति के लिए, तो किस तरह की, अभी ये तो दिक्कतें उनको होंगी, पर कितना आराम मिलता है, किस तरह से वो इस चीज से मुक्त हो पाते हैं? देखिए, पहले क्या होता है ना कि मुक्ति बहुत आसान से मिल जाती है नशा मुक्ति में, कोई दिक्कत, प्रोसेस क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस। पेशेंट जब भर्ती होता है, हमारे एक ब्लड जांच की कराते हैं, फिर उसके बाद उनको डॉक्टर्स रिपोर्ट का अध्ययन करके फिर उसकी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और उसकी दवाइयों को कंटिन्यू फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया जाता है उनको, और जब दवाइयाँ चालू हो जाती हैं तो पेशेंट रिलीफ मिल जाता है। बट बहुत कम, मतलब पहले दिन स्टार्ट हो गया तो पेशेंट को विड्रॉल नहीं आता है, मगर दवा नहीं मिली और विड्रॉल सिम्टम स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हमें 24 से 48 घंटा लग जाता है, कभी कभी उससे 72 घंटे भी लग जाते हैं, हमारे टाइम लगता है। और विड्रॉल सिंड्रोम कई टाइप के होते हैं, एक मेंटली विड्रॉल सिंड्रोम होता है, एक फिजिकली विड्रॉल सिंड्रोम होता है। तो हम जिसको जूझते हैं वो फिजिकली विड्रॉल सिंड्रोम से जूझते हैं। मेंटली विड्रॉल सिंड्रोम वो लंबा चलता है, वो 2 महीना भी चलेगा, 3 महीना भी चलेगा, ठीक है। तो ये कभी कभी होता है कि नशा मुक्ति का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, क्योंकि चलता है कि जो फिजिकली विड्रॉल सिंड्रोम है वो कंट्रोल में होता है, मेंटल विड्रॉल सिंड्रोम कंट्रोल में नहीं आता है, क्योंकि ऊपर अप डाउन चलता रहता है। उसमें क्या होता है, पेशेंट को दिमागी कंडीशन में, उसको दिमाग में बहुत सारे विचार आता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी शुरू होती है, तो उसको कंट्रोल करना होता है। कभी पेशेंट को चिड़चिड़ापन होगा, कभी गुस्सा आएगा, उसको कंट्रोल करना, ये टाइम लगेगा उसके लिए। उसके लिए क्या होता है, पेशेंट की दिनचर्या और जीवन शैली को चेंज करना होता है, फिर उसको मेडिसिन सपोर्ट देना होता है, प्लस और उसको मेडिटेशन, योगा कराना होता है, उसी फिर क्लासेस होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है, वो चलती है लंबे प्रोसेस तक। ये नशा मुक्ति में होता है, इतनी प्रोसेस, हाँ, ये प्रोसेस चलती है, लंबी चलती है। उसमें फिर फैमिली काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, फैमिली की भी, हाँ, फैमिली की भी काउंसलिंग होती है, क्योंकि पेशेंट यहाँ से निकलने के बाद वो जाएगा किसके पास, अपनी फैमिली के पास जाएगा। तो पेशेंट कहीं ना कहीं देखा जाता है नशा जो करता है वो व्यक्तिगत कारणों से भी करता है और फैमिली के भी कारणों से करता है, कहीं करता है ना। और पेशेंट जाएगा घर,
तो अगर पीछे की बातें बार बार रिपीट की जाएंगी तो पेशेंट उसको दिमाग में जाएगा। ठीक है, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में है कि ऐसा तो निश्चित नहीं होता कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति नशा कर रहा है। कभी तो होता है पिता भी नशा कर रहे हैं, पुत्र भी नशा कर रहा है। पुत्र की कंडीशन वर्स्ट हुई, हमने उनको एडमिट किया, पर वो जा रहा है, पिता ने तो बंद नहीं किया। ऐसे बहुत लोग तो फिर कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। वो हमारे पास बोलते हैं कि सर हमें आप छुड़ा रहे हो, मेरे पिताजी को छुड़ाओ। पिताजी छुड़ाओ। हमारे कई ये भी होता है ना कि नशा पिता आया है छुड़ाने, हाँ, पिता खुद बच्चे को लेकर एडमिट कराना है, खुद पी के आया हुआ है छुड़ा। हम लोग कहते हैं आप खुद पिए हो तो बच्चे को कैसे छुड़ा पाओगे आप तो खुद छोड़ो। अरे सर चलिए इसको अंदर कीजिए। तो वो अलग धारणा लोगों की है। ठीक है, मगर एक चीज इसमें कॉमन क्या है कि इसमें चीज देखना है, अगर पिता पी रहा है अगर तो बेटा पिएगा ही पिएगा। रीजन क्या है? जेनेटिक। कभी कभी अगर कोई सोचता होगा कि अच्छा, ये जेनेटिक भी चलता है। हाँ, जेनेटिक भी आएगा। अगर पिता पी रहा है, शराब पी रहा है, तो बेटा तो पिएगा जी। अब इसमें कहते हैं एटमॉस्फेयर का, बहुत लोग कहते हैं हम तो पीते नहीं, हमारा बेटा कैसे पीने लगा। तो हिस्ट्री देखी जाती है, जेनेटिक जब अनुवांशिक कारण देखे जाते हैं, देखी जाती है वो कि नाना ना पीते हो, मामा ना पीते हो, वो पूरी चीज चक्र घुमाया जाता है। तो किस तरह से काम करता है? अगर पिता नहीं पी रहे हैं, दादाजी अगर पी रहे थे, तो वो बच्चे में इफेक्ट आएगा। भाई एक जो अनुवांशिकी का रूल है वो एक पीढ़ी छोड़कर दूसरी पीढ़ी में जाता है ना, तो वो चलता है। तो अनुवांशिकी कई कारणों कई घूम के आती है, कोई जरूरी नहीं एक से बंदा से जाए, तो किसी में भी आ सकता है वो। तो आ गया तो पी रहा है। तो ये हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बंदा बार बार क्यों पी रहा है, रीजन क्या है जी। वो रीजन को प्ले करते हैं, फिर वो बताना पड़ता है घर वालों को कि हमें इस कारण से बंदा पी रहा है, तो क्या परहेज करना है, क्या बचाना है जी। अब उसको पालन जो कर लिया उनका लड़का ठीक है, जो पालन नहीं किया वो नहीं ठीक है। और कितना परसेंट होता है कि कितने लोग छोड़ पाते हैं पूरी तरह से? जैसे आपने कहा कि 70-80% लोग छोड़ देते हैं। 70-80% तो छोड़ देते हैं जी। हाँ, अब बस यही है कि मैंने कहा ना कि वो छोड़ने का प्रोसेस जो है ना बहुत कठिन होता है। सबसे अंदर तो बहुत आसान है, बाहर सबसे बड़ा कठिन है। अब जो बच्चे बाहर निकले और उसको अपने आप एडजस्ट कर लिए, जो जीवन शैली अंदर नशा मुक्ति केंद्र के अंदर अपने आप को लेकर चले, वो बाहर जाकर उसी को अपना लिया, तो बिल्कुल। तो परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है कि नशा मुक्ति केंद्र का कॉन्सेप्ट अलग होता है, और उसको कॉन्सेप्ट को समझना, चलना, लेके चलना जी। वो घर वालों को समझना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, जो शिक्षित परिवार होते होंगे वो उनको तो उनको समझ में आता। हाँ, जो अशिक्षित है उनके साथ क्या नहीं, तो उसमें दिक्कत क्या है ना कि जो शिक्षित है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो जान रहा है कि नशा एक मानसिक बीमारी है, तो बीमारी का ट्रीटमेंट होता है जी। जो अशिक्षित व्यक्ति है वो समझ रहा है कि ये नशा कर रहा है, ये आदत का लती का शिकार है, ये आदत हो गया, ये बुरी लत है, ये मनबड़ है। तो अब दोनों अंतर देख लीजिए, मनबड़ है ये, ठीक है, मनबड़ ही से कर रहा है, आदत हो गई है इसको। मगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जान रहा है ये मानसिक रूप से बीमार हो गया ये, तो इसका ट्रीटमेंट कराना है। तो वो बाद में भी उतनी ही जिम्मेदारी से वो निभाएंगे, आपके रूल्स को निभाएंगे। मगर क्या है ना, भारत में मेंटल डिजीज को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। मेंटल डिजीज को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि नशे को हम जो देखिए, नशे को जैसा चिकित्सा शास्त्र में जाएंगे, चिकित्सा विज्ञान में जाएंगे तो वहाँ लिखा है नशा एक मानसिक बीमारी है, बीमारी की। मगर वही सैद्धांतिक रूप से जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि नशा एक आदत है, तो छोड़ा जा सकता है, ठीक है, छोड़ा जा सकता है। तो आदत को छोड़ना आसान होता है, मगर बीमारी को दूर करने के लिए मेडिसिन और लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी होता है जी। तो ये थोड़ा डिसबैलेंस है कि हमारे जो लोग हैं, आप शायद आप देखेंगे तो उनको थोड़ा जागरूकता है कि नशा क्या है और उसका इलाज जरूरी है। अब हमारे देश में देखा जाता है कि बहुत लोग क्या होता है कि जब नशा करने लगता है व्यक्ति तो उसको कहता है कि तुम्हारे शनि खराब है, तुम्हारा राहु खराब है, ठीक है, तो इसलिए वो नशा कर रहा है, ये चीज कहा जाता है। और मेंटल डिजीज को लेकर बात कही जाती है कि जब भी हमारे देश में या पूर्वांचल में कहा गया कि घर में किसी को मानसिक रूप से बीमार हो जाता है तो सबसे पहले उसको हथौड़ी में बांध दिया जाता है और फिर कहीं किसी मौलवी या किसी सोखा के पास जाकर उसे सोखाती कराई जाती है, मगर उसको नहीं पता उसका इलाज कहाँ है, बिल्कुल नहीं पता होता लोगों को, तो वहां तक नहीं पहुंचते हैं, लेट तक पहुंचते हैं जाके, क्योंकि उसमें एक ही दिक्कत होता है कि नशा करने वाला भी दवा नहीं खाना चाहता
करता है, क्योंकि उसमें वो मान लेता है कि मैं फिजिकली फिट हूँ। जी। और मेंटल पेशेंट भी अपने आप को मानता है मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं फिजिकली फिट हूँ, सामने वाला पागल है। जी बिल्कुल पागल है और वो दवा खाना नहीं चाहता है, मगर वो जब वो दवा खाना शुरू करता है तो ठीक होने लगता है। अच्छा, अभी जैसे आपने अवेयरनेस की बात की, तो मुझे लगता है कि जैसे ये एक व्यक्तिगत बात हो गई कि हमारी सरकारें हैं और मुझे नहीं लगता कि संसद में ही हम सवाल पूछ सकते हैं। शहर के हर व्यक्ति, देश के हर व्यक्ति के लिए सरकार की जवाबदेही बनती है और हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है सवाल करना। तो एक व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे पूछती हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे आप क्या सोचते हैं कि सरकार को ये इस मामले में जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाए जाते? सरकार चलाती है, जागरूकता अभियान चलाती है, बट वो सिर्फ कागजों में होता है, सोशल मीडिया पे होता है, होता नहीं है जागरूक। क्यों? इसकी कारण है, रीजन है ना, कि मैं बुराई नहीं करूंगा सरकार की, क्योंकि रीजन है, सरकार के भी आय का अर्जन भी वहीं से हो रहा है। जी। सरकार में जो विभाग है, आबकारी विभाग है, उसमें एक विभाग है जो शराब बेचता है, और उसमें एक विभाग है मद्य निषेध विभाग जो शराब को तस्करी और सब चीजों के लिए रोकने का काम करता है। दोनों है, सोचिए एक ही विभाग है, एक ही मंत्रालय है, आबकारी विभाग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। एक बेचने का काम करता है, एक रोकने का काम करता है। देखिए दोनों मंत्रालय क्या है, हमें संविधान में 2 चीज दी गई है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम जो चाहे खा सकते, पी सकते, जो कर सकते हैं, उस पर सरकार रोक नहीं लगा सकती। मगर व्यक्ति स्वतंत्रता है, एक आयु के बाद खा पी सकते हो, क्योंकि हर सिगरेट के पैक पे, हर शराब की बोतल पे लिखा होता आप है। सिगरेट की बोतल पे लिखा हुआ है सीधे कि कैंसर होता है, फिर भी पी लो। शराब की बोतल पे जो आप पियो ना, कौन रोका हुआ है? मगर ये आपको सोचना है ना कि हमें पीना है, हमको जीना है कि मरना है। जी, तो जीना है तो मत पियो, मरना है तो पी लो। अच्छा, आपके अपने केंद्र के द्वारा क्या आपने कभी ऐसे जागरूकता अभियान का कार्यक्रम वो किया है, ऑर्गेनाइज किया है? बिल्कुल, हम करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं, जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। हाँ। तो और हमारा काम ही है कि हम लोगों को अवेयर करें, आपके माध्यम से भी अवेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। जी, जी। अंत में मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को, उन बच्चों को कि नशे की गिरफ्त में वो ना आए, ये किस हद तक उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है? मैं उन युवाओं से इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप नशे में गए हो तो आज ही नशा छोड़ दो, क्योंकि आने वाला समय जब भी आप नशे में जाओगे बहुत बुरी लत लगेगी, तो आप बर्बाद हो जाओगे, ना आपका कैरियर बनेगा, ना आपका परिवार रहेगा, सब साथ छोड़ के चले जाएंगे। और दूसरी चीज कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई नशा करता है तो उसको मना करिए नशा करने से। बस इतना ही कहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, इतनी अहम बातें हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ एहसास मेंटल हॉस्पिटल एंड एहसास नशा मुक्ति केंद्र डॉक्टर सच्चिदानंद जी। इसी तरह शहर की अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।